वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2022 में बेहतर परिणाम के लिए बैठक हुई है। मौर्य ने कहा कि इस बार भी 300 के पार का आंकड़ा होगा। उन्होंने कहा 2022 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे। दिनेश शर्मा ने बैठक को रूटीन प्रक्रिया बताया। दोनों डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी संगठन मंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। संगठन की एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। वहीं बीएल संतोष ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों से भी बात की और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो ये मीटिंग आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। काशी विश्वनाथ धाम में जर्जर हो चुके 2 मंजिला मकान के भरभराकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। विश्वनाथ कॉरिडोर में कार्य करने वाले 6 मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हो रही खुदाई की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई थी और इसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम से बात करके हादसे की जानकारी ली, घायलों की पूरी मदद का निर्देश दिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। 3 लाख कॉरिडोर के काम में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी देगी और 2 लाख बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रशासन देगा। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान हुआ है। घायलों को 25 हजार रुपए कंस्ट्रक्शन कंपनी देगी और 25 हजार मंदिर प्रशासन देगा। सीएम योगी ने भी काशी विश्वनाथ में हादसे पर दुख जताया और घायलों की मदद के तुरंत निर्देश दिए, साथ ही घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए 1 जून से यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का एक महाअभियान शुरू किया गया है। लखनऊ में मौजूद इमामबाड़ा इकोना स्पोर्ट्स स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वैक्सीनेशन का एक मेगा कैंप लगाया गया। इस दौरान केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हो रहे वैक्सीनेशन का आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इसी दौरान सीएम योगी ने भी लोगों से बात की और उनका हाल जाना। वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवर देने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि 15 जून के बाद फल फूल, सब्जी और दूध बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स या जनमानस के संपर्क में रहने वाले हर शख्स का विशेष बूथ बनाकर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कौशाम्बी के युवक ने विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर अपने गांव वापस लौटकर वो खेती करने लगा। अकील नाम का युवक कौशाम्बी के मंजनपुर इलाके के तैयबपुर मंगौरा का रहने वाला है। युवक ने अपने गांव में ताइवानी तरबूज की खेती शुरू की है, जिससे उसे बढ़िया मुनाफा हो रहा है। युवक ने इसके लिए ताइवान से बीज मंगाए और उनकी खेती करने लगा। वहीं गांव के लोगों को भी ताइवानी तरबूज का स्वाद काफी पसंद आ रहा है। फिलहाल हमने जो है वो यहाँ पे तरबूज लगाया था। ताइवान की वैरायटी है बेसिकली जो हमने लगाई हुई है और बहुत अच्छा फल भी हुआ है। ताइवान के तरबूज खाए भैया? हाँ भैया खाए, पहली बार खाए। हमारे ज़िले में और गांव में कहीं होता नहीं था, इस बार आया है तो हमने तरबूज खाया ताइवानी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा फल है। 2 साल पहले अपने गांव लौटे अकील ने लोगों को आधुनिक फार्मिंग की राह दिखाई है। वहीं ग्रामीण भी अब इनसे प्रभावित होकर आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ ही अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड नियमों के साथ अब श्रद्धालु रामलला समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। कर्फ्यू में ढील के पहले दिन मंगलवार होने की वजह से हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में भक्तों को प्रवेश दिया गया। सुबह से ही सवेरे 3 बजे से भक्तों का आना शुरू हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर व्यक्ति मास्क का प्रयोग कर रहा है। मंदिर प्रशासन के तरफ से निर्णय लिया गया कि प्रसाद माला नहीं चढ़ाए जाएंगे। यथासंभव कोशिश है कि प्रसाद तो नहीं चढ़ा है, माला कुछ ही लोगों का चढ़ पा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सुबह से अभी तक लमसम 5000 से ऊपर भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज मंगलवार है, मैक्सिमम
हर हालत में रात्रि 11 बजे तक 50,000 से ऊपर भक्त दर्शन और पूजन करेंगे। करीब 1.5 महीने बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें भी खुलेंगी। दुकानें खुलने से बाजार में रौनक भी देखी जा रही है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ मिर्जापुर स्थित माता विंध्यवासिनी का मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया गया। सप्ताह में 5 दिन ही भक्तों को डबल मास्क लगाने के बाद ही मंदिर में आने की अनुमति होगी। शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू के कारण दर्शन पूजन आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो ये गोले बने हुए हैं उसमें रखते हुए लोगों को उसमें करा जा रहा है। फोर्स हमारी लगी हुई है, पुलिस व्यवस्था पूरी इसमें है कि बहुत ही कड़ाई से जनता के हित में, इस पूरे क्षेत्र के हित में जो कोरोना संबंधी जो नियम है उसे लागू किया जाए। श्रद्धालुओं के लिए श्री विंध्या पंडा समाज ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारी की है। माता के धाम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जहां भक्तों को प्रवेश मिलेगा वहीं भक्तों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की गई है। चंदौली के बलुआ थाना इलाके में एक व्यक्ति की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। मृतक मैडौरा गांव के प्रधान का पति था जो सुबह वॉक के लिए निकला था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से उसे भून दिया। 5 गोली लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इनके ऊपर कुछ फायर किए गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनका जल्द ही खुलासा होने में मदद मिलेगी। दरअसल मृतक पंकज गांव के पूर्व प्रधान मनोज यादव की हत्या में आरोपी था और हाल ही में जेल से छूटकर आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में एक महिला ने गांव के ही एक परिवार पर रंजिशन अपने 9 साल के बेटी की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक की मां ने एसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला देवरान गांव का है। महिला के मुताबिक उसका पति जेल में बंद है, जिससे मिलने 7 मई को जेल में गई थी। इसी दौरान उसके घर में गांव के कुछ लोग पहुंचे और उसके बेटे की हत्या कर दी। बच्चा हमारी कैसे मार दिया? बाखर में छेक तीनों राजबाई ने प्रीति ने मारा। तीन आदमी ने मारी हमारा बच्चा हमारी बाखर में। आरोप है कि इस घटना के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब मृतक बच्चे की मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर जिले में बकरी चोरी के आरोप में अमानवीय व्यवहार का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने 2 बकरी चोर को पकड़कर दोनों का हाथ बांधकर पूरे गांव में घुमाया और लात भूसे लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। काफ़ी टाइम से अपनी टीम लगा रखी थी क्योंकि गरीब व्यक्तियों की बकरियों को चोरी किया जा रहा था और इसमें जनता की सहायता से इसमें 2 बकरी चोर पकड़े गए हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसमें हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनका जो गैंग है उसको डिटेक्ट किया जाए और उसमें कौन और उसके सदस्य हैं उनकी जानकारी की जाए और उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के रोरो गांव का है। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेज दिया है, जबकि मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाले आवासीय कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में भारी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। शिकायत के मुताबिक इन विद्यालयों में 18 जिलों में स्कूलों को मिले पैसों को गलत तरीके से निकाल लिया गया। इस मामले में आरोपों के मुताबिक 18 जिलों में विद्यालयों को पढ़ाई, खाने पीने की सामग्री के लिए और दवाइयों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो 10 जनवरी के बाद हमने केवल 2 माह का खाद्यान्न का पैसा उनको दिया है, स्टेशनरी का पैसा दिया है। स्टेशनरी तो हम पूरे सत्र के लिए दिए हैं कि वो अगर अभी खरीद ली जाएगी तो हमारे जो अप्रैल से सत्र चलता उसमें हम उसको इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मेडिकल केयर में हमने बच्चों को पैसा दिया था, वो भी सत्र का पूरा पैसा दिया था कि वो बच्चों को पूरे सत्र में उनको जो उनकी आवश्यकताएं हैं दैनिक उपभोग की सामग्री के लिए वो पैसे दिए गए थे। अब इस मामले में अलग अलग जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस गड़बड़ी के लिए जवाब मांगा गया है। संभल में तरबूज विक्रेता की हत्या में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बहन की प्रेमी की हत्या कर शातिर ने शव को पुरानी कब्र में दफना दिया था। मामला हयात नगर थाना इलाके का है। परिजनों के मुताबिक 27 मई को 18 साल का नदीम तरबूज बेचने के लिए बस अड्डे पर आया था, जहां से वो अचानक गायब हो गया था। कासिम की बहन का मृतक के साथ में पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा अभियुक्त ने मृतक को और उसकी अपनी बहन को मक्के के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देखा
वहीं पर उसने अपने परिवार के कुछ अन्य लोगों को बुलाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इन लोगों ने रात होने का इंतजार किया और रात को गांव से लगे हुए कब्रिस्तान में एक पुरानी आधी बनी हुई कब्र में उस बॉडी को रख दिया। पुलिस ने कथित प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कब्र से शव को निकालकर जांच में पुलिस जुट गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं।